प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे भारत में यूरोपियन लोगों के आगमन के बारे में। जैसा कि आप सबने पिछले साल विश्व इतिहास की पुस्तक में पढ़ा था कि यूरोप में 15वीं और 16वीं शताब्दी में कुछ ऐसे परिवर्तन आ रहे थे जिनको पुनर्जागरण से जाना जाता है। उस पुनर्जागरण काल के दौरान ही विश्व के नए नए भौगोलिक क्षेत्रों की खोज की गई और उस खोज के क्रम में भारत के लिए भी एक नया रास्ता खोजा गया। तो हम आज पढ़ेंगे कि भारत के लिए जो रास्ता है वो किसने खोजा और सबसे पहले कौन लोग आए। तो सबसे पहले चूंकि पुर्तगाली आए थे, इसलिए आज का अपना जो पूरा टॉपिक है वो पुर्तगालियों पर केंद्रित रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं कि भारत में यूरोपियनों का आगमन क्यों और किस प्रकार से हुआ। क्यों मैंने इसलिए प्रश्न उठाया है क्योंकि यह जानना जरूरी है कि ऐसे क्या कारण थे कि यूरोपीय लोग भारत की तरफ आना चाहते थे। हमने पिछले साल पुनर्जागरण के दौरान ये पढ़ा था कि मार्को पोलो जो एक यात्री था, इटली का, वेनिस शहर का था, वो चीन की यात्रा पर गया था और वह भारत होते हुए वापस वेनिस पहुंचा था। और ये जो मार्को पोलो गया था ये 1254 ईस्वी से लेकर के 1324 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था, ये जिसका जीवन काल था। तो ये इस काल में जब इटली से होकर के चीन और भारत होकर के वापस इटली पहुंचा तो उसने पूर्वी देशों की समृद्धि के बारे में इटली के लोगों को बताया। इससे भी इटली के लोगों के मन में पूर्व के प्रति पूर्व के साथ व्यापार करने की इच्छा जागृत हुई। इसलिए भी वो चाहते थे कि पूर्व का नया संपर्क ढूंढा जाए। उसी समय 1453 ईस्वी में एक और घटना हुई जिसको अपन कहते हैं कस्तुनतुनिया, जो एक राजधानी था। कस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया। ये 1453 ईस्वी की घटना है। यहाँ पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया। इससे क्या हुआ, जब तुर्कों ने अधिकार कर लिया तो यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला रास्ता है वो अब तुर्कों के अधिकार में आ गया। इसलिए यूरोप को एशिया तक पहुंचने के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करना बहुत ही जरूरी हो गया। इसलिए उन्होंने नए समुद्री मार्गों की खोज करने का प्रयास किया। लेकिन समुद्री मार्गों की खोज में जहां इटली में माहौल बन रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा सफलता पुर्तगालियों ने प्राप्त की। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पुर्तगाली है वो इटली की समृद्धि से जलते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि इटली से यदि आगे निकलना है तो हमें नए रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। और इन सबको प्रेरणा दी वहाँ के पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी ने। हेनरी समुद्री यात्राओं पर इतना अधिक ध्यान देता था कि उसको द नेविगेटर भी कहा जाता है। हेनरी द नेविगेटर भी उसको कहा जाता है। उसने 1487 ईस्वी में एक प्रसिद्ध यात्री था डियाज, बार्थोलोम्यू डियाज नाम था उसका। उस बार्थोलोम्यू डियाज को उसने हिंद महासागर की खोज करने के लिए भेजा और वह अफ्रीका के दक्षिणी तट, ये अफ्रीका महाद्वीप का नक्शा समझे तो यहाँ के दक्षिण तट तक पहुँचा, जिसको कैप ऑफ गुड होप कहा। कैप ऑफ गुड होप का मतलब क्या होता है कि ये उम्मीद का सिरा है, यहाँ से आगे ही पूर्वी दुनिया है जहाँ से हम जा सकते हैं, जहाँ हम पहुँच सकते हैं। और इस घटना के जस्ट 10 साल बाद 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा को भारत की तरफ भेजा गया और वास्को डी गामा 1498 में कैप ऑफ होप तक तो पहले वाले रास्ते से परिचित था। बाद में उसने एक गुजराती व्यापारी की मदद ली और वो भारत की तरफ आया और भारत में जो कालीकट है वहाँ पर वो पहुँचा। और कालीकट में उस समय शासक जमोरिन था, इसके बारे में अपन चर्चा आगे करेंगे। तो वो कालीकट पहुँचा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यूरोप के लोग क्यों नए रास्ता खोजना चाहते थे और किस प्रकार से उन्होंने भारत के रास्ते की खोज की। एक तथ्य यहाँ पर स्पष्ट और कर देना चाहता हूँ कि हम कई बार प्रश्न करते हैं कि भारत की खोज किसने की। यह एक
ऐतिहासिक गलती कहा जा सकता है कि यह तथ्य भारत वालों के लिए सही नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत की खोज करने का मतलब भारत पहले नहीं था या गायब हो चुका था, ऐसा नहीं था। भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज वास्को डी गामा ने की। भारत इससे पहले भी था और बाद में भी रहा। ठीक है, तो आगे अपन नेक्स्ट जो टॉपिक लेते हैं वो लेते हैं कि भारत में समुद्री मार्ग की खोज हो चुकी। अब पुर्तगालियों का आगमन, ये अपन देखते हैं कि भारत में पुर्तगाली किस प्रकार से आए और उन्होंने किस प्रकार से भारत में अपनी रणनीति को बढ़ाया। तो जैसा कि अपन ने पढ़ा अभी कि 1498 में कालीकट पहुंचा और वहाँ का जो शासक था उसको जमोरिन कहा जाता है, और वास्को डी गामा अपने साथ में जो जहाज़ लाया था उसमें वो बहुत अधिक मात्रा में सामान ले गया और उसको बहुत अधिक मात्रा में फ़ायदा भी हुआ। और ये सब देखते हुए अगले साल ही पुनः उस बार्थोलोमेओ डियाज को ही 13 जहाज देकर के फिर भेजा और उसने बार्थोलोमेओ डियाज के साथ में बड़ा सा बेड़ा भेजा और उसका जो कप्तान बनाया वो कैब्रेल को बनाया गया। कैब्रेल जब भारत में आया तो हिंद महासागर में उस समय समुद्री व्यापार पर अरबों का एकाधिकार था, इसलिए उसे हिंद महासागर में अरबों के साथ लड़ाई करनी पड़ी और उसमें वह विजित रहा। और वो उसने फिर भारत में आकर के कालीकट को छोड़ दिया। कालीकट की बजाय वह कोचीन की तरफ चला गया और कोचीन और कन्नौर यहाँ पर जाकर के उसने व्यापार किया और बहुत अधिक मात्रा में मुनाफा कमाते हुए वो वापस लौटा। तो इस प्रकार से यूरोपियनों के सामने यह तो स्पष्ट हो गया कि यदि भारत के साथ में व्यापार किया जाता है तो बहुत अधिक मात्रा में मुनाफा होगा। उस समय भारत के राजनीतिक स्थिति और अन्य स्थितियों के बारे में पढ़ लेते हैं कि जब पुर्तगाली भारत में आए तो सबसे पहले वो कालीकट पहुंचे, जहां का शासक जमोरिन कहलाता था। उसके समीप ही कोचीन और कन्नौर जैसे प्रदेश थे। भारत की यदि राजनीतिक स्थिति पूरी भारतीय क्षेत्र की बात करें तो छोटे छोटे राज्यों में भारत विभाजित था, और खास करके यदि समुद्री तट की चर्चा की जाए तो गुजरात में मोहम्मद बेगड़ा एक शक्तिशाली शासक था। इसके अलावा भारत में कोई भी ऐसा शक्तिशाली शासक नहीं था। सभी राज्य वो छोटे छोटे राज्यों में बंटे हुए थे। इसके अलावा जो समुद्री व्यापार था उस समुद्री व्यापार पर अरबों का एकाधिकार था। पश्चिमी जो भारत है इसका जो पूरा तट है अरब सागर है, यहाँ पर अरबों का अधिकार था, और पूर्व की तरफ है वो कई बार चीन के जो अध्यादेश है वो चला करते थे। लेकिन भारत के शासकों की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि इनकी कोई भी नौसेना नहीं थी, और इसलिए इस नौसैनिक शक्ति की कमजोरी के कारण न वो अरबों को रोक सके और न ही यूरोपियनों को रोक सके। तो इस प्रकार से भारत की स्थिति जो समुद्री व्यापार की दृष्टि से वो उस समय कमतर थी। अब हमें ये देखना है कि पुर्तगाली जब भारत में आए तो उनका क्या मंतव्य था, नहीं वो क्या चाहते थे कि भारत में आकर के उनको क्या करना है। तो उनका जो सबसे बड़ा जो उद्देश्य था वो यह था कि व्यापार करना, क्योंकि वो चाहते थे कि इटली से ज़्यादा हमको समृद्ध होना है। तो पहला जो उनका जो मंतव्य था वो था व्यापार करना। लेकिन व्यापार के साथ साथ वो इस व्यापार की आड़ में धर्म का प्रचार भी करना चाहते थे, इसलिए वो अपने साथ में मिशनरीज को लाए और धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। तो ये इसके दो बड़े उद्देश्य थे, और इन उद्देश्यों के साथ में वो भारत में रहे और आए। अब हम इसका जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो देखते हैं कि भारत में पुर्तगाली किस प्रकार से शक्तिशाली हुए और उन्होंने अपने कारखाने स्थापित किए और एक शक्ति के रूप में खड़े हुए। पुर्तगालियों के शासन में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो 1500 के आसपास शुरू होती है, और 1503 ईस्वी में सबसे पहले उन्होंने
कोचीन में दुर्ग की स्थापना की। सबसे पहले किला बना दिया कोचीन में, और 1505 ईस्वी में उन्होंने वहाँ पर जो कन्नूर था, कन्नूर में भी एक किले की स्थापना कर दी। तो ये 2 बस्तियाँ उन्होंने बसा दी थी। और 1505 में ही पुर्तगाल का पहला गवर्नर अल्मीडा भारत आया। ये पुर्तगाली पहला गवर्नर था जो भारत आया, और अल्मीडा ने अपने साम्राज्य की रक्षा करने और अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए 1509 में गुजरात और अरबों की जो मिस्र का जो संयुक्त जहाजी बेड़ा था उसको हरा दिया और उसको नष्ट कर दिया। 1510 ईस्वी में ही इन्होंने जो गोवा है उसको जीत लिया बीजापुर के राज्य से और अपने अधीन कर लिया। 1511 ईस्वी में इन्होंने वर्तमान में जो इंडोनेशिया है, जिनको दक्षिण पूर्वी द्वीप कहा जाता था, वहाँ का मलक्का प्रदेश पर भी अधिकार कर लिया। इनकी रणनीति ये थी कि हिंद महासागर पर नियंत्रण किया जाए। तो मलाबार तट, कोरोमंडल तट और वापस दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर अधिकार करने का प्रयास किया गया। फिर इन्होंने 1515 में ही हारमुज की खाड़ी, अरब सागर में ही है, हारमुज की खाड़ी पर अधिकार कर लिया। इसलिए अधिकार किया ताकि निर्बाध रूप से व्यापार किया जा सके हिंद महासागर पर। हारमुज पर भी अधिकार कर लिया। और ये सभी जो घटनाएं हुई हैं, जो 1509 से लेकर के 1530 तक, ये सभी अल्बुकर्क के नेतृत्व में भी ये सबसे शक्तिशाली गवर्नर माना जाता है, जिसने वास्तव में साम्राज्य की स्थापना की थी। ऐसे ही आगे देखें तो 1535 में दीव पर अधिकार कर लिया। 1559 में दमन पर अधिकार कर लिया। 1596 में महत्वपूर्ण घटना हुई और इसका भारत में पुर्तगाली साम्राज्य पर बहुत अधिक प्रभाव हुआ। वो महत्वपूर्ण घटना क्या थी? एक और यूरोपियन जाति थी डच, वह भी पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापार करना चाहती थी, और उसका जो अधिकतर जो व्यापार क्षेत्र था वो दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीप थे। वहाँ पर डचों और पुर्तगालियों के बीच में संघर्ष हुआ, और 1596 में इस संघर्ष में डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया और उन्हें दक्षिण पूर्वी एशिया से बाहर कर दिया। इसलिए पुर्तगालियों ने अब भारत में रहने का फैसला किया और उन्होंने अपने भारतीय साम्राज्य को बनाने में अधिक ध्यान दिया। पुर्तगालियों ने भारत में व्यापार पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पश्चिम में तो केंद्र स्थापित किए ही थे, जैसा कि अपन ने पढ़ा कि गोवा था, कोचीन था, कन्नौर था, दमन और दीव या हारमुज तक पहुंच गए। इसको पूर्व के साथ भी जोड़ने के लिए कोरोमंडल तट पर मसूलीपट्टम पर भी अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की। मसूलीपट्टम, पुल्लीकोट ये स्थान है जहाँ पर उन्होंने व्यापारिक स्थान स्थापित कर दिए। इसके अलावा इनकी जो बस्तियाँ थी वो सैन थोमे में भी थी, और अकबर की अनुमति से इन्होंने हुगली में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली। शाहजहाँ से इन्होंने परमिशन लेकर के बुंदेल में कारखाने खोल दिए, और इन्होंने हिंद महासागर पर व्यापार का एकाधिकार स्थापित करने के लिए एक लाइसेंस प्रणाली अपनाई, जिसको कार्टेजा कहा जाता है, इसको कार्टेज सिस्टम कहा जाता है। कार्टेज एक प्रकार का लाइसेंस होता था। हिंद महासागर में व्यापार करने के लिए यह व्यापारियों को लाइसेंस लेना बहुत ही ज़रूरी था। यहाँ तक कि शक्तिशाली मुगल शासक भी इस कार्टेज को लिए बिना हिंद महासागर में अपना व्यापार नहीं कर सकते थे। अब पुर्तगालियों के व्यापार की देखें तो उनका किस प्रकार का व्यापार था। पुर्तगालियों के पास ऐसी कोई भी वस्तु नहीं थी जो वो भारत को बेच सकते थे।
क्योंकि उनको भारत से बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी, खास करके गरम मसाला जिसमें अदरक, दालचीनी, अरड़, चंदन, हल्दी, नील आदि आते हैं। इसके अलावा एक विशेष प्रकार का कपड़ा होता था जिसको टाफ्टा कहा जाता था, छींट होती थी, आज उसको छींट कहते हैं, उसमें उसको पुर्तगाली चिंट्स बोलते थे। ये छींट जटामासी बंगाल से लिया जाता था। इसके अलावा ये लाख और कस्तूरी, ये सभी चीज़ें भारत से खरीदने की इच्छा रखते थे, लेकिन इसके बदले में भारतीयों को क्या दिया जाए, ऐसी कोई भी वस्तु उनके पास में नहीं थी। इसलिए मजबूरी में जब वाणिज्यवाद चरम पर था, बुलियनवाद पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा था, तब भी पुर्तगालियों ने भारत के साथ व्यापार करने में महंगी वस्तुएं, सोना, चांदी व अन्य बहुमूल्य रत्न भारत को देने शुरू कर दिए और बड़ी मात्रा में यूरोपियन पुर्तगाल से जो बहुमूल्य वस्तुएं थी वो भारत में आई और उसमें से गुलाब जल, मूंगा, तांबा, पारा, सिंदूर जैसी वस्तुएं वो भारत में ला करके देते थे और उसके बदले में व्यापार करते थे। और शीघ्र ही इन्होंने एक नया रास्ता भी ढूंढा कि वो दक्षिण पूर्वी एशिया और भारत और अफ्रीका के साथ में त्रिकोणीय व्यापार करने लगे। तो ये सभी इस प्रकार से इन्होंने व्यापार को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन पुर्तगाली भारत में ज़्यादा समय तक नहीं टिक सके और जल्दी ही इनका पतन हो गया। इनके पतन की तरफ अपन जाए, उनके पतन के बारे में पढ़ें, उससे पहले उनकी धार्मिक नीति के बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में इनके पतन के कारणों के बारे में पढ़ेंगे। तो उनकी धार्मिक नीति क्या थी? जैसा कि इनके मंतव्य में, उद्देश्य में मैंने आपको बताया कि ये भारत में ईसाई साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भारतीयों को धर्म परिवर्तित के लिए बाध्य किया। उत्तरी अफ्रीका जो है, अफ्रीका का जो उत्तरी किनारा है, वहाँ पर एक मूर नामक जाति रहती थी जो इन पुर्तगालियों की बड़ी दुश्मन थी। इसलिए इन दोनों के बीच में हमेशा धार्मिक झगड़े होते रहते थे और इसी भावना से होकर के, प्रेरित होकर के पुर्तगालियों ने भारत में भी मुसलमानों के साथ में और हिंदुओं के साथ में अत्याचार किए और उनको धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया। 1542 में ईसाई धर्म की प्रचार प्रसार के लिए जेसुइट की स्थापना की गई। जेसुइट एक प्रकार की धार्मिक संस्था होती है जिसकी स्थापना की गई और जेसुइट के बाद में ही भारत में धर्म का एक विशेष प्रचार प्रसार करना शुरू किया और इनका अधिक प्रभाव है वो मुग़ल शासन में रहा। उन्होंने मुग़लों को प्रभावित करके उसको धर्म परिवर्तन करने का प्रयास किया। जैसे अकबर के समय भी वो अकबर को धर्म परिवर्तित कराना चाहते थे। फादर मॉन्सरेंट व अन्य कई लोग हैं वो दरबार में रहते थे और धर्म की चर्चा भी किया करते थे। और कई बार तो जब लंबी चर्चाएं अकबर उनके साथ में करता था तो इनको लगता था कि अब तो अकबर धर्म परिवर्तित कर ही देगा। और अकबर ने जो दीन इलाहिया इबादत खाने की स्थापना की तो उसमें भी वो धर्म चर्चाएं किया करता था और अलग अलग धर्मों के लोगों को बुलाता था। तो पुर्तगाली भी आया करते थे, लेकिन इन सब का जो अकबर का जो उद्देश्य था वो धर्म की चर्चा के साथ साथ उसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो यह था कि वह पुर्तगालियों से बंदूकें प्राप्त करना चाहता था। इसलिए वह इन चर्चाओं के माध्यम से उनसे जुड़ना चाहता था। और ऐसा प्रस्ताव जब 1601 में अकबर ने गोवा में दूत भेजा कि मुझे हथियार चाहिए, तो पुर्तगालियों ने यह समझ लिया कि ये धर्म परिवर्तन करने वाला व्यक्ति नहीं है और ये हथियार खरीदने के लिए हमारे साथ में चर्चाओं का कार्यक्रम रख रहा है, इसलिए उन्होंने हथियार देने से मना कर दिया। जहांगीर के समय में भी शीघ्र ही जहांगीर ने पुर्तगालियों के साथ में अच्छे संबंध बना लिए और उन्होंने जहांगीर के समय में 1608 ईस्वी में आगरा में ही एक बपतिस्मा, जिसको दीक्षा स्थान कहा जाता है, उसकी स्थापना की और कई जगह पर इनको चर्च वगैरह खोलने की अनुमति दी
और चर्चों के जो जुलूस निकलते थे उनकी भी अनुमति दी और धर्म के खर्चों के लिए भी अनुमति दी गई और उनको कुछ सहायता भी दी गई। इन सब चीज़ों से भी ईसाइयों पुर्तगालियों को लगा कि शायद जहांगीर धर्म परिवर्तित कर दे, क्योंकि जहांगीर चित्रकला में अधिक रुचि रखता था और उसने कई ऐसे चित्र भी बनाए थे जो ईसाई धर्म से संपर्क रखते थे, ईसाई धर्म से जुड़े हुए थे। तो पुर्तगालियों का जो पूरा धार्मिक उद्देश्य था वो धर्म परिवर्तन करना था और इस कारण से ही भारत के लोगों के मन में पुर्तगालियों के प्रति विद्वेष की भावना बढ़ गई और इस कारण से ही आपस में जो एक विश्वास बनना चाहिए था वो नहीं बन सका और पुर्तगालियों के पतन के कारणों में अपन ये भी देखेंगे कि उनकी धार्मिक नीति भी एक बड़ा कारण थी। तो आइए पढ़ते हैं अब अपन पुर्तगालियों के पतन के क्या कारण थे, ऐसे कौन से कारण रहे कि पुर्तगालियों को भारत से जाना पड़ा। सबसे पहला कारण तो ये था कि यूरोप में पुर्तगाल और स्पेन दोनों ही आपस में निकट रूप से संबंध थे। 1580 में के बाद में पुर्तगाल का स्पेन का धीरे धीरे पतन होने लगा, इसलिए पुर्तगाल को भी वो जो मदद मिलने वाली थी वो मिलना बंद हो गई। 1588 में अंग्रेज़ों और स्पेन के बीच में एक बड़ा जहाजी युद्ध हुआ और उसमें स्पेन का जो सबसे बड़ा जहाजी बेड़ा था वो नष्ट हो गया। इससे भी स्पेन की शक्ति है वो समाप्त हो गई। पुर्तगाल के अंदरूनी जो मामले थे, उनकी जो स्थानीय जो राजनीति थी, उससे भी प्रभावित होकर के भारत में पुर्तगालियों का प्रभुत्व कम हुआ। पुर्तगाल में जो सम्राट था वो पूर्ण निरंकुश था, इसलिए कई अयोग्य सम्राटों के समय भी सही फैसले नहीं लिए जा सके। पुर्तगाली धर्म के मामले में असहिष्णु थे और धर्मार्थ थे, इसलिए उन्होंने कई जगहों पर जबरन धर्म परिवर्तन किया, जिसके कारण लोगों के मन में उनके प्रति अविश्वास उत्पन्न हुआ। पुर्तगालियों ने एक अवसर को बनाने में विफलता पाई। वो अवसर क्या था? जो व्यापारिक अड्डे थे जिनको फितोरिया कहा जाता था, उनको फितोरिया कहा जाता था, इन फितोरियों को राजनीतिक केंद्रों में नहीं बदल सके। व्यापारिक केंद्र तो थे लेकिन राजनीतिक केंद्रों में नहीं बदल सके, इसलिए वो शक्ति इकट्ठा नहीं कर सके। पुर्तगालियों ने जो नियंत्रण का क्षेत्र रखा वो बहुत ही सीमित रखा। इनको कुछ क्षेत्रों पर ही अधिकार रह गया था, जैसे उत्तरी अफ्रीका, दमन दीव, गोवा, तिमोर और मकाऊ तक। दक्षिण पूर्वी एशिया से वो पहले से बाहर हो चुके थे। उनकी भारतीय शासकों और जनता के प्रति भी असहिष्णु नीति थी। इसके अलावा वो डकैती और लूटमार को भी अपनी नीति का एक हिस्सा मानते थे। उन्होंने यूरोपियन शक्तियों के साथ भी अधिक संघर्ष किया और जब ब्राज़ील की खोज हो गई तो उसके बाद में पुर्तगालियों का अधिक ध्यान है वो ब्राज़ील की तरफ रहा, भारत की तरफ उन्होंने कम ध्यान दिया। और पुर्तगाल में उस समय इतने उद्योग धंधे विकसित नहीं थे कि वो भारतीय कच्चे माल को खपा सकें या नया माल तैयार कर सकें, इसलिए वो वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले एक वाहक के रूप में, व्यापारी के रूप में ही रह गए। तो इन सब कारणों से पुर्तगालियों की सत्ता है वो भारत में धीरे धीरे समाप्त हो गई। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि भारत में पुर्तगाली किस प्रकार से आए, किस प्रकार से उनका साम्राज्य रहा और बहुत कम क्षेत्रों पर पुर्तगाली है वो शासन करते रहे। जैसा कि हम जानते हैं कि गोवा जो 1961 में स्वतंत्र हुआ, ये सबसे लंबी गुलामी का काल है वो गोवा के साथ में रहा, 1510 से लेकर के 1961 तक। तो पुर्तगाल के पास में कुछ क्षेत्र तो रहे